हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो से जो है हम लोग टेराफॉर्म की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एंड हम लोग टेराफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा टेराफॉर्म, खासकर जॉब सर्च के टाइम पे या जब आप इंटरव्यूज़ देते होंगे तो आपको पूछा जाता होगा कि भाई आपने टेराफॉर्म में काम किया है क्या। तो हम लोग ये समझेंगे कि टेराफॉर्म इतना पॉपुलर है क्यों आज की डेट में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा लीगसी इन्वायरमेंट में जाएंगे। तो मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये मान लो एक डेवलपर है मेरा, जो कि कोड बिल्ड करता है, एप्लीकेशन बिल्ड करता है। ये मेरा डेवलपर है, ठीक है। अब इसने कोड बिल्ड कर दिया। अब उस कोड को जो है पहले टेस्ट करना है, उस एप्लीकेशन को पहले टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए क्या होता था, ऑन प्रेम इन्वायरमेंट में एक फिजिकल सर्वर परचेज किया जाता था, राइट। ऑन प्रेम में आपको पता है कि सब कुछ फिजिकली होता है, फिजिकल हार्डवेयर होता है उसका, फिजिकल डिस्क होती है, रैम होता है, फिर नेटवर्क स्विचेस होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं, फिर उसके लिए स्टोरेज डिवाइस चाहिए, फिर उसके लिए बैकअप डिवाइस चाहिए, राइट। तो ऑन प्रेम में लीगसी इन्वायरमेंट में पहले एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए एक सर्वर के ऊपर टेस्ट किया जाता था, ठीक है। और उस टेस्ट करने के बाद फिर एक आईटी एडमिन भी होता था उस सर्वर को मैनेज करने के लिए, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, राइट, उसको ऑपरेट करने के लिए। एक बार सक्सेसफुली टेस्ट हो जाए, देन उसके बाद क्या होता था, सेम कोड को प्रोडक्शन में डाला जाता था। अब प्रोडक्शन के लिए जो है ये सर्वर जो है एक और सर्वर परचेज किया जाता था ऑन प्रेम इन्वायरमेंट में, राइट। तो यानी कि जितने इन्वायरमेंट्स रहेंगे, इनको इन्वायरमेंट्स कहते हैं। जैसे कि आपका डेव इन्वायरमेंट हो गया, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्यूए, स्टेज, प्रोडक्शन, ये आपके चार इन्वायरमेंट आइडियली मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, ठीक है। तो जब भी कोई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता था प्रोडक्शन में, तो पहले लोअर इन्वायरमेंट से फिर हायर इन्वायरमेंट पे लेके जाया जाता था, ठीक है। उसमें सारे बग्स, उसके फीचर सब टेस्ट किए जाते थे। अब जो एप्लीकेशन को जो होस्ट करने के लिए हम लोग सर्वर्स यूज़ करते थे, तो सर्वर्स मतलब एक अंडरलाइंग हार्डवेयर या प्लेटफॉर्म चाहिए होता था, चाहे वो लाइनक्स का सर्वर हो, आपका विंडोज़ का सर्वर हो। एक सर्वर के ऊपर जो है आपकी एप्लीकेशन होस्ट होती है, ठीक है। तो डेवलपर ने एप्लीकेशन को बिल्ड किया, टेस्ट सर्वर में टेस्ट किया, एंड देन उसके बाद जो है उसको प्रोडक्शन में मूव करने के लिए फिर एक फिजिकल सर्वर परचेज किया और उसके ऊपर डिप्लॉय करके उसको अप एंड रनिंग किया, ठीक है। ये तो हो गया आपका लीगसी इन्वायरमेंट का, आपका लीगसी इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिर उसके बाद आया आपका क्लाउड टेक्नोलॉजी। क्लाउड में आपके अलग अलग प्रोवाइडर्स आए, जैसे कि आपका एज्योर आया, आपका AWS आया, फिर आपका GCP आया। अब इसमें थोड़ा सा इजी ये हो गया कि भाई अभी क्लाउड प्रोवाइडर्स में जब आप क्लाउड यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आप एज्योर यूज़ करते हो और आपको जो है कोई एक एप्लीकेशन बिल्ड करनी है। अब एज्योर में आपके पास मल्टीपल सर्विसेज है, जैसे कि आप वर्चुअल मशीन यूज़ कर सकते हो, आप ऐप सर्विस यूज़ कर सकते हो, आप कुबरनेटिस यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी हज़ारों सर्विसेज हैं एज्योर में, ठीक है। इनमें से आप कुछ एक सर्विसेज पे एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो। कंसेप्ट सेम रहेगा कि एक डेवलपर रहेगा, वो कोड बिल्ड करेगा। कोड बिल्ड करने के बाद जो भी क्लाउड इंजीनियर रहेगा वो एज्योर में एक वर्चुअल मशीन बनाएगा, उसका वर्चुअल नेटवर्क बनाएगा, अगर डेटाबेस चाहिए तो एक डेटाबेस सर्वर भी बनाएगा। और डेवलपर क्या करेगा, और ये सब जो है एक लोअर इन्वायरमेंट के लिए बनाएगा, ठीक है। अब लोअर इन्वायरमेंट मतलब डेवलपर इन्वायरमेंट के लिए उसने बना दिया, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, उसने अपना एप्लीकेशन डाल दिया और उसके बाद उसको टेस्ट कर दिया, ठीक है। क्लाउड में, एज्योर में आप कैसे करते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आने लग गए। जैसे कि आप जो है पोर्टल में जाके GUI के थ्रू आप वर्चुअल मशीन्स बनाने लग गए, डेटाबेस बनाने लग गए। फिर दूसरा आपके पास एज्योर CLI का ऑप्शन भी आ गया। फिर उसके बाद आपके पास पावर शेल से भी आप बना सकते हो, राइट। ये आपके ऑटोमेशन मेथड्स थे कि आप भाई इस तरह से बना सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास जो है एज्योर ने फिर इंट्रोड्यूस किया ARM टेम्पलेट्स, ठीक है। ARM टेम्पलेट्स जो कि आपके जेसन बेस फॉर्मेट रहता है। ARM टेम्पलेट्स बनाओ और आप जो है मल्टीपल रिसोर्सेज बना सकते हो उस चीज़ से। सिमिलरली AWS के पास जो है, अगर मैं बात करूँ तो क्लाउड फॉर्मेशन है, ठीक है। और GCP है तो उसके पास क्लाउड बिल्ड है, जिसके थ्रू आप जो है नेटिव टूल यूज़ करके क्लाउड में सर्विसेज बना सकते हो, ठीक है। तो ये था। अब प्रॉब्लम क्या था क्लाउड आने के बाद भी, कि जैसे एज्योर है तो एज्योर ने ARM टेम्पलेट्स इंट्रोड्यूस किया, बाइसेप्स इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू आप एज्योर में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे। AWS ने क्लाउड फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू आप AWS में रिसोर्सेज बना सकते थे। क्लाउड बिल्ड, GCP ने क्लाउड बिल्ड फीचर यूज़ किया, जिसके थ्रू आप GCP में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम और चैलेंजेस ये था कि जैसे ARM टेम्पलेट है, ARM टेम्पलेट से आप AWS या GCP में रिसोर्स बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली अगर AWS में क्लाउड फॉर्मेशन है तो क्लाउड फॉर्मेशन से आप एज्योर या GCP में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकते थे। ये आपका नेटिव टूल्स है, तो नेटिव क्लाउड सर्विसेज में ही आप रिसोर्सेज बिल्ड कर सकते थे। तो IT इंडस्ट्री को एक ऐसा टूल चाहिए था कि
जिसके थ्रू हम मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, यानी कि एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, एक ही कोड होना चाहिए, जिसके थ्रू हम मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स ये सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकें। ठीक है। अब मान लो मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट असाइन है। उस प्रोजेक्ट में मेरे जो कस्टमर है, उस कस्टमर के पास मान लो मेरा एज्योर भी यूज़ हो रहा है, AWS भी यूज़ हो रहा है, GCP भी यूज़ हो रहा है। ठीक है। अब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, यानी कि क्लाउड इंजीनियर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि भाई उसको ARM टेम्पलेट्स भी आए, उसको क्लाउड फॉर्मेशन, AWS के लिए क्लाउड फॉर्मेशन आए, और GCP के लिए क्लाउड बिल्ड आए। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है। तो इसके लिए जो है टेराफॉर्म जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो टेराफॉर्म जो है हैशिकॉर्प ने इंट्रोड्यूस किया, उसको डेवलप किया। और टेराफॉर्म के आने से क्या हो गया, क्लाउड इंजीनियर्स के लिए ईजी हो गया कि भाई मुझे एक ही लैंग्वेज सीखनी है, और एक ही लैंग्वेज से मैं मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज के ऊपर, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि लीगसी इन्वायरमेंट में क्या चैलेंजेस थे, और क्लाउड क्लाउड आने के बाद फिर क्या इम्प्रोवाइजेशन किया क्लाउड प्रोवाइडर्स ने, और उसमें भी क्या चैलेंजेस थे। ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज़ टेराफॉर्म एंड व्हाई ओनली टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म जो है एक ओपन सोर्स टूल है, जिसको हैशिकॉर्प ने डेवलप किया है। ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप इसका कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट नहीं लगता है, आप डाउनलोड करके इसको सीधा यूज़ कर सकते हो। दूसरा है इट यूजेस डिक्लेरेटिव लैंग्वेज HCL टू राइट अ कोड, यानी कि हर एक जो कोडिंग जो लैंग्वेज होती है उसका एक फॉर्मेट होता है, राइट। तो टेराफॉर्म जो है HCL लैंग्वेज यूज़ करता है। HCL का मतलब होता है हैशिकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। ठीक है। कोड को राइट करने के लिए। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज यूज़ करता है जहाँ पर मतलब आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है। यानी कि अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये मेरा VM विंडोज़ का बनना चाहिए, उसका ये साइज़ होना चाहिए, उस पर डिस्क का साइज़ ये होना चाहिए, डिस्क का टाइप प्रीमियम SSD होना चाहिए, उस पर पब्लिक IP अटैच होना चाहिए, तो ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, राइट। इट इज़ यूज्ड टू ट्रैक, ऑटोमेट एंड स्टैंडर्डाइज कॉन्फ़िगरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। टेराफॉर्म के थ्रू आप जब रिसोर्स को डिप्लॉय करते हो तो आप ट्रैक कर सकते हो उसको, उसका जो वर्क फ्लो है उसको ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेट का मतलब आप मल्टीपल रिसोर्सेज पैरेलली क्रिएट कर सकते हो विद इन अ सेकेंड, और आप कॉन्फ़िगरेशंस भी आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्डाइज का मतलब फॉर एन एग्जांपल आपने टेराफॉर्म के थ्रू एक वर्चुअल मशीन बना दिया एज्योर में। ठीक है। अब जब आपने वर्चुअल मशीन बनाया तो आपने उसका साइज़ रखा फॉर एन एग्जांपल B2 सीरीज़ का, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस वर्चुअल मशीन में परफॉर्मेंस का इशू आने लगा, तो आपको उसको रीसाइज़ करना है। तो आइडियली आप रीसाइज़ कैसे करते हो, आप या तो पावर शेल से करते हो, या तो आप पोर्टल में जाके कंसोल के थ्रू वर्चुअल मशीन में जाके रीसाइज़ करते हो, राइट। तो टेराफॉर्म जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप टेराफॉर्म के ही थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशंस को भी मॉडिफाई या अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है। इट इज़ यूज टू बिल्ड इंफ्रा ऑन मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स। ये एक सबसे बेस्ट टूल है, बिकॉज कि आप मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स के ऊपर टेराफॉर्म से ही बिल्ड कर सकते हो। आपको नेटिव टूल यूज़ करने की जगह बेटर है कि आप टेराफॉर्म यूज़ करो अगर आप मल्टीपल क्लाउड इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट है, या हाँ सबसे बड़ा बेनिफिट कह सकते हो कि एक ही सिंगल टूल है। ठीक है। यू कैन डिस्ट्रॉय एंड रिक्रिएट द इंफ्रा इन मल्टीपल इन्वायरमेंट्स रैपिडली, यानी कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में समझाया है कि आप जो है जब आप किसी एप्लीकेशन को होस्ट करते हो तो प्रोडक्शन में जाने से पहले आप पहले लोअर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, राइट। तो हर एक मैंने ऑन प्रेम में आपको बताया क्या चैलेंजेस थे, फिर क्लाउड आने के बाद भी मैंने बताया क्या चैलेंजेस थे, लेकिन इसके थ्रू जो है आप मल्टीपल इन्वायरमेंट्स भी पैरेलली क्रिएट कर सकते हो, और जब ज़रूरत नहीं है आपको तो आप उसको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। डिस्ट्रॉय मतलब डिलीट भी कर सकते हो उसको। ठीक है। यू कैन चेंज द कोड, शेयर द कोड एंड मेंटेन द वर्जन। अब इसका मतलब ये है कि आप कोड जब आपको ज़रूरत है आप उस टाइम पे कोड को मॉडिफाई कर सकते हो। शेयर द कोड का मतलब ये है कि आप अगर एक टेराफॉर्म फाइल पे मल्टीपल क्लाउड इंजीनियर्स अगर काम कर रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। यू कैन मेंटेन द वर्जन, यानी कि जब मल्टीपल क्लाउड इंजीनियर्स अगर एक ही टेराफॉर्म फाइल पे काम कर रहे हैं तो उसका वर्जनिंग भी आप मेंटेन कर सकते हो कि कौन से क्लाउड इंजीनियर ने कौन सा पार्ट में कोड जो है उसको राइट किया है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट प्रोवाइडर्स फॉर ईच क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब टेराफॉर्म क्या है, टेराफॉर्म क्योंकि एक सिंगल टूल है,
मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स में या सर्विसेज के ऊपर रिसोर्स को डिप्लॉय करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, राइट। तो इसको टेराफॉर्म ने ईजी किया है प्रोवाइडर्स इंट्रोड्यूस करके। यानी कि अब जैसे एज्योर है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट, राइट, उसका अलग ही प्लेटफॉर्म है। AWS जो अमेजन का है, GCP जो है गूगल क्लाउड का है। तो तीनों अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है, राइट। तो तीनों सर्विस प्रोवाइडर्स को सेग्रीगेट करने के लिए टेराफॉर्म ने प्रोवाइडर्स बना रखे हैं, जिसके थ्रू टेराफॉर्म से जब आप डिप्लॉय करते हो कोड तो वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ भाई मुझे ये, मैंने मेरे कोड में ये प्रोवाइडर मेंशन है, तो मतलब अगर एज्योर का प्रोवाइडर मेंशन है तो मुझे एज्योर में डिप्लॉय करना है, अमेजन का प्रोवाइडर मेंशन है तो मुझे अमेजन के ऊपर डिप्लॉय करना है, ठीक है। ये तो हो गया कि टेराफॉर्म है क्या और टेराफॉर्म ही क्यों यूज़ करना है किसी और टूल के बजाय। अब टेराफॉर्म कौन सी कैटेगरी में आता है? कैटेगरी का मतलब है, फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमारे पास क्लाउड मॉडल्स है, IaaS हो गया जिसमें आपके VM स्टोरेज नेटवर्क आता है। पैस हो गया, जैसे कि एज्योर की बात करूँ तो ऐप सर्विस फंक्शन ऐप्स, और पैस का SQL डेटाबेस हो गया। फिर SaaS आ गया। डेवॉप्स में कैसा है कि जैसे आपके पास एज्योर डेवॉप्स हो गया, गिटहब, गिटलैब, जेनकिंस हो गया, जिसमें आप CI/CD पाइपलाइंस बना सकते हो। स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन में आपका पावर शेल, पाइथन, बैश, सेल स्क्रिप्टिंग हो गया। IAC एक और कैटेगरी है, IAC यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में आपके जैसे एज्योर का ARM टेम्पलेट्स हो गया, बाइसेप्स भी आपका एज्योर का ही है, क्लाउड फॉर्मेशन आपका AWS का है, क्लाउड बिल्ड आपका GCP का है, और टेराफॉर्म जो है हैशिको आपने बनाया। अब टेराफॉर्म ही इन सारे IAC टूल्स में से एक यूनिक टूल है जो मल्टीपल क्लाउड इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर सकते हो विद सिंगल टूल, ठीक है। मॉनिटरिंग जैसे कैटेगरी है जिसमें आपका ग्राफाना है, फिर आपका नेटिव क्लाउड मॉनिटरिंग्स हो गया, जैसे एज्योर में एज्योर मॉनिटर हो गया है, और AWS में क्लाउड वॉच हो गया, फिर डायनाट्रेस हो गया, डेटाडॉग हो गया। ये तो कहने का मतलब ये है कि टेराफॉर्म अगर किसी कैटेगरी में आता है तो वो आपका IAC कैटेगरी में आता है, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड बोलते हैं। तो दोस्तों ये था टेराफॉर्म, और सिर्फ टेराफॉर्म ही क्यों यूज़ करना है, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा टेराफॉर्म जो है हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है, ये मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।